बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज में टॉपिक है हमारे पास मैकेनिज़म्स ऑफ ब्रीथिंग। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैकेनिज़म्स ऑफ ब्रीथिंग को डिस्कस करेंगे। यानी इंसानों में जो है ना ये ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है ये किस तरह होता है, इंसानों में जो है ना ये ब्रीथिंग का अमल, ये सांस लेने का अमल किस तरह होता है। सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स मैकेनिज़म्स ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है ना हम ब्रीथिंग को डिफाइन करते हैं, ब्रीथिंग को डिस्कस करते हैं कि ब्रीथिंग का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग को जो है ना हम ऑलरेडी एक दफ़ा प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज जो है ना ब्रीथिंग को हम दोबारा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे कि ब्रीथिंग ये कौन सा प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग का डिफिनीशन है द प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर ऑक्सीजन into and giving out carbon dioxide from their body is called breathing। स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस जिसमें जो है ना एनिमल्स एयर यानी ऑक्सीजन को अपने बॉडी में एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से गिविंग आउट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से खारिज करता है। सो इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स ब्रीथिंग कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस जिसमें एनिमल्स ऑक्सीजन को अपने बॉडी में एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से खारिज करता है। सो इस प्रोसेस को जो है ना ब्रीथिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये जो है ना ये एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग को जो है ना ये ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये जो है ना मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। इनका जो कंट्रोलिंग सेंटर है ब्रीथिंग का तो वो जो है ना मेडुला ऑब्लांगेटा है। सो कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ ब्रेन्स। ब्रीथिंग को जो है ना ब्रेन्स का जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये इनको कंट्रोल करता है। अब स्टूडेंट्स, मेडुला ऑब्लांगेटा ये क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स, मेडुला ऑब्लांगेटा ये जो है ना ब्रेन का एक पार्ट है। ब्रेन में जो है ना मिनी पार्ट्स होते हैं, इनमें एक पार्ट्स होता है मेडुला ऑब्लांगेटा और ये मेडुला ऑब्लांगेटा ये जो है ना ब्रीथिंग का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ब्रीथिंग। अब स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग रेट को हम देख लेते हैं कि इंसानों में जो है ना जब इंसान रेस्ट कंडीशन में होता है तो इनमें जो है ना ब्रीथिंग रेट कितना होता है, और इंसान जब एक्सरसाइज करता है सो एक्सरसाइज के दौरान जो है ना इनके बॉडी में ये ब्रीथिंग रेट कितना होता है। सो ब्रीथिंग रेट को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। स्टूडेंट्स, जब इंसान रेस्ट कंडीशन में होता है तो फिर इनमें जो है ना 1 मिनट में 15 से लेकर 20 तक ब्रीथिंग का अमल होता है। इनके बाद में जो है ना 1 मिनट में 15 से लेकर 20 टाइम्स तक ब्रीथिंग रेट होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक्स जो है ना मैंने ये एक्स लिखा है, सो ये एक्स का मतलब है यहाँ पर टाइम्स। तो स्टूडेंट्स, जब इंसान रेस्ट कंडीशन में होता है तो फिर इनके बॉडी में जो है ना ब्रीथिंग का जो रेट होता है वो 1 मिनट में 15 से लेकर 20 टाइम्स तक होता है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। और जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के दौरान इनके बॉडी में जो ब्रीथिंग का रेट है 1 मिनट में वो जो है ना 30 से लेकर 40 टाइम्स तक होता है। सो रेस्ट कंडीशन में ब्रीथिंग रेट 1 मिनट में 15 से लेकर 20 टाइम्स तक होता है और एक्सरसाइज के दौरान ब्रीथिंग रेट वो 30 से लेकर 40 टाइम्स तक 1 मिनट में पर मिनट में होता है। अब स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास ब्रीथिंग रेट। अब स्टूडेंट्स, ये जो ब्रीथिंग है ये ब्रीथिंग जो है ना ये 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, ये 2 मरहलों में कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट्स इनटू 2 फेजेस। ये जो ब्रीथिंग का अमल है, ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है जो है ना 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। इनमें पहला फेज है इंस्पायरेशन या इनहेलेशंस और दूसरा फेज है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशंस। सो ये ब्रीथिंग का अमल ये इन 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग में पहला फेज है इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इनको जो है ना इंस्पायरेशन भी कहते हैं और इनहेलेशन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन ये ब्रीथिंग का कौन सा फेज है तो इनको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, द एक्टिव प्रोसेस, ये जो इंस्पायरेशन है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। सो द एक्टिव प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स टेकिंग एयर ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, वो एक्टिव प्रोसेस
जिसमें जो है ना जानदार अपनी माहौल से ऑक्सीजन को इनटेक करता है, ऑक्सीजन को अपने बॉडी में अंदर करता है, ऑक्सीजन को अपने बॉडी में जो है ना दाखिल करता है। सो इस एक्टिव प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स इंस्पायरेशंस कहते हैं। सो वो एक्टिव प्रोसेस जिसमें जानदार अपनी एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन यानी एयर्स को इनटेक करता है। सो इस एक्टिव प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स इंस्पायरेशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स यानी जब हम सांस लेते हैं और इस दौरान जब हम एयर्स को अपनी बॉडी में दाखिल करते हैं, सो इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स इंस्पायरेशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस इंस्पायरेशंस का मैकेनिज्म्स किस तरह होता है, इनकी मैकेनिज्म्स को हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स इंस्पायरेशंस के दौरान the volume of the chest cavity are increase and pressure on lungs are decrease। स्टूडेंट्स इंस्पायरेशंस के दौरान चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़, वो कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि इंस्पायरेशंस के दौरान चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है ये प्रेशर जो है ना कम हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इस तरह क्यों होता है, इनके 2 वजूहात है। सो इट हैज़ 2 रीजन्स। इनके जो है ना 2 वजूहात है, 2 रीजन्स है। कौन कौन सी रीज़न है स्टूडेंट्स? इनका पहला रीज़न है डायफ्राम कंट्रैक्ट्स फ्लैट इंस्टेड ऑफ डोम पोजीशन। स्टूडेंट्स इंस्पायरेशंस के दौरान जो डायफ्राम होता है ये डायफ्राम कंट्रैक्ट्स हो जाता है और ये जो है ना डोम पोजीशंस के बजाय फ्लैट हो जाता है, ये डोम पोजीशंस के बजाय सीधा हो जाता है। स्टूडेंट्स डायफ्राम जो ओरिजिनल शक्ल है वो इस तरह होता है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स डोम शेप्स कहते हैं या डोम पोजीशंस कहते हैं। सो जब हम सांस लेते हैं तो इस दौरान ये डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है। जब ये डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है तो ये इस डोम पोजीशंस के बजाय स्टूडेंट्स इस तरह फ्लैट हो जाता है, इस तरह सीधा हो जाता है। ये इनका पहला रीज़न है। अब इनका दूसरा रीज़न है स्टूडेंट्स इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। स्टूडेंट्स रिब्स के दरमियान जो मसल्स होते हैं इन मसल्स को जो है ना इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। सो इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स आर कंट्रैक्ट। स्टूडेंट्स इंस्पायरेशंस के दौरान रिब्स के दरमियान में जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है ये इंटरकोस्टल मसल जो है ना ये कंट्रैक्ट्स हो जाती है। ड्यू टू दियर कंट्रैक्शन रिब केज आर एक्सपेंड। और जब ये इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इनकी इस कंट्रैक्शन की वजह से जो रिब केज होता है वो रिब केज एक्सपेंड हो जाता है, वो जो है ना वो रिब केज बाहर की तरफ चला जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम ड्रा किया है। इस डायग्राम के ज़रिए जो है ना आप आसानी के साथ इंस्पायरेशंस या इनहेलेशंस को समझ पाओगे। स्टूडेंट्स इस डायग्राम में जो है ना जब हम सांस लेते हैं, इंस्पायरेशंस का अमल जब हमारे बॉडी में होता है तो इस दौरान ये जो डायफ्राम होता है ये डायफ्राम जो है ना अपनी डोम पोजीशंस के बजाय ये फ्लैट हो जाता है, ये सीधा हो जाता है। जब डायफ्राम सीधा हो जाता है तो ये नीचे आ जाता है। जब ये नीचे आ जाता है तो यहाँ पर जो स्पेस होता है, जो चेस्ट कैविटी होता है, उनका वॉल्यूम जो है ना ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिब्स है और इन रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं। इन मसल को जो है ना इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स इंस्पायरेशंस के दौरान ये इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये रिब के स्टूडेंट्स ये जो है ना एक्सपेंड हो जाता है, ये बाहर की तरफ चला जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये रिब के जो है ना ये ऊपर की तरफ भी मूवमेंट करता है। स्टूडेंट्स आप इस वक्त जो है ना अपनी सीने पे हाथ रख के आप सांस ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि जब आप एयर को अपने बॉडी में दाखिल करते हैं तो ये जो आपका जो सीना है ये बाहर की तरफ आ जाता है। इसके साथ साथ ये सीना जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है। सो जब स्टूडेंट्स ये रिब केज एक्सपेंड हो जाता है और डायफ्राम नीचे आ जाता है तो ये जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो जो है ना ज़्यादा हो जाता है और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर जो है ना डिक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना ये याद रखना कि प्रेशर्स और वॉल्यूम के दरमियान जो है ना इनवर्स रिलेशंस होता है। जब हमारे साथ वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर्स कम हो जाता है, जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। सो आपने याद रखना है कि प्रेशर्स और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशंस होता है। सो स्टूडेंट्स इस मूवमेंट की वजह से जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है
और लंग्स के ऊपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो बाहर एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है स्टूडेंट्स, वो एटमॉस्फेरिक एयर जो है ना हमारे बॉडी में एंटर्स होता है, वो एटमॉस्फेरिक एयर स्टूडेंट हमारे लंग्स में जो है ना एंटर्स होता है, दाखिल होता है, और यहाँ पर जो है ना इंस्पायरेशंस का अमल कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स ब्रीथिंग के फेज़ में जो है ना दूसरा फेज़ है हमारे पास एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। अब एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन ये कौन सा फेज़ है, इनको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। द पेसिव प्रोसेस स्टूडेंट्स, जो एक्सपायरेशन है ये एक पेसिव प्रोसेस है। सो द पेसिव प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। स्टूडेंट्स वो पेसिव प्रोसेस जिसमें जानदार कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी माहौल में खारिज करते हैं, अपने माहौल में गिविंग आउट करते हैं, सो इस पेसिव प्रोसेस को जो है ना एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो पेसिव प्रोसेस जिसमें जानदार कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी माहौल में खारिज करता है, सो इस पेसिव प्रोसेस को एक्सपायरेशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स एक्सपायरेशंस का मैकेनिज्म देख लेते हैं। स्टूडेंट्स एक्सपायरेशंस के दौरान द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी आर डिक्रीज्ड एंड प्रेशर ऑन लंग्स आर इंक्रीज्ड। स्टूडेंट्स ये जो एक्सपायरेशन है ये इंस्पायरेशंस का कम्प्लीटली अपोजिट प्रोसेस है, क्योंकि इंस्पायरेशन में हमने पढ़ लिया कि इंस्पायरेशन में चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन एक्सपायरेशन में चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज्ड हो जाता है, और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज्ड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स एक्सपायरेशंस के दौरान चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज्ड हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इनकी भी जो है ना दो वजूहात है। इट हैज़ आल्सो टू रीजन, इनकी भी जो है ना टू रीज़न है। इनमें पहला रीज़न है स्टूडेंट्स डायफ्राम रिलैक्स बिकम्स डोम शेप। स्टूडेंट्स एक्सपायरेशंस के दौरान ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम ये रिलैक्स हो जाता है। जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है तो ये अपने ओरिजिनल शेप्स में आ जाता है, मतलब इनसे जो है ना वापस डोम शेप्स बन जाता है, इस तरह शेप्स इनसे जो है ना बन जाता है। ये इनका पहला रीज़न है। इनका दूसरा रीज़न है स्टूडेंट्स इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स आल्सो रिलैक्स। रिब्स के दरमियान जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। एंड द रिब केज गोज़ डाउन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और जो रिब केज होता है वो जो है ना अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान जो है ना रिब केज अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और एक्सपायरेशन के दौरान जो रिब केज होता है वो दोबारा जो है ना अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना एक्सपायरेशन के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम ड्रा किया है। सो हमारे पास एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेशन के दौरान चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्यों? इनकी दो रीज़न है। इनका पहला रीज़न है जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो है ना रिलैक्स हो जाता है। जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है तो ये वापस अपने डोप पोजीशन में आ जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस रिब्स के दरमियान जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं वो इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाती है। जब इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाती है तो ये रिब के जो है ना ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसके साथ साथ जो रिब केज होता है ये जो है ना अंदर की तरफ चला जाता है, और इसके साथ साथ ये जो है ना नीचे भी आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इस दौरान इस मूवमेंट की वजह से जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है और लंग्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इसी वजह से स्टूडेंट्स द एयर एंड द लंग्स आर एक्सक्रीट, और लंग्स के अंदर जो एयर यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो है ना एक्सक्रीट आउट होता है, वो जो है ना बाहर एनवायरनमेंट में खारिज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमारे पास वॉल्यूम कम हो गया। जब वॉल्यूम कम हो गया तो लंग्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, और जब लंग्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो लंग्स के अंदर जो एयर होता है वो एयर स्टूडेंट्स वो बाहर एनवायरनमेंट में चला जाता है और बाहर एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट होता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।